नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बच्चे केमिस्ट्री जो हमारा सीरीज चल रहा है बीएससी पार्ट 2 के लिए, जिनका सब्सिडरी में है बच्चे, जिनका भी सब्सिडरी है बीएससी पार्ट 2 में केमिस्ट्री, उनके लिए कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या बच्चे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लाए हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। इसके बाद इनऑर्गेनिक का, फिर ऑर्गेनिक का लाएंगे, ताकि आपको पता चले कि आपका तैयारी किस प्रकार से है। क्योंकि एग्ज़ाम तो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में ही होगा। जितना ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा बच्चे, एग्जाम में आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको सॉल्व करेंगे, आपके सामने में आंसर बताएंगे आपको। आप यदि इसको अच्छे से याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, ध्यान रखते हैं, तो एग्जाम में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है बच्चे इस क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि पिछले बार भी क्वेश्चन आए हुए थे, हम जो डिस्कस किए हुए थे, और क्वेश्चन ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखें, पूरा वीडियो देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहीं कोई दिक्कत हो गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा बच्चे। ओके, आइए हम वीडियो शुरू करते हैं, समझाते हुए आपको अच्छे से याद करवाते हैं। आइए बच्चे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, if vapors of a volatile liquid are in equilibrium with its liquid at a certain temperature then their molar entropy is। फिजिकल केमिस्ट्री का है, उसमें भी थर्मोडायनेमिक्स जो आपके सिलेबस का है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से होगा बच्चे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स एक बड़ा पोर्शन है आपके सिलेबस का। तो इसको अच्छे से आप पढ़ के जाएँ। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो क्विक रिवीजन के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से आपको रिवीजन हो जाएगा। यदि आप याद रख सकते हैं तो एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट होगा बच्चे। ओके, कराए अगर वेपर से वोलेटाइल लिक्विड, किसी वोलेटाइल लिक्विड का वेपर इक्विलिब्रियम में हो, किसके साथ, कोई लिक्विड के साथ किसी टेम्परेचर में, तो उसका मोलर इंट्रोपी क्या होगा बच्चे, ग्रेटर देन डेट ऑफ द लिक्विड। उसका जो मोलर इंट्रोपी होगा जो लिक्विड से ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस चेंज इन वन इन विच द सिस्टम सफर। स्पॉन्टेनियस चेंज किसको कहते हैं, करा स्पॉन्टेनियस चेंज क्या होता है जिसमें सिस्टम में क्या होना चाहिए, ए लोअरिंग ऑफ फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी कम होना चाहिए, उसको स्पॉन्टेनियस चेंज कहेंगे। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, ए थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इज दैट। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी किसको कहेंगे, देखिए सी ऑप्शन, क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू सिर्फ सिस्टम के स्टेट पर डिपेंड करे, उसी को थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी कहेंगे। ओके बच्चे, हम सिर्फ ऐसा आंसर आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो पाए। ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिटेड होगा, इसलिए हम समझाते भी जाते हैं और सिर्फ आंसर डिस्कस करते जाते हैं। ओके बच्चे, इसके अलावा किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पर बताएंगे। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, इन स्पॉन्टेनियस चेंज देर इज ऑलवेज। किसी स्पॉन्टेनियस चेंज में क्या होता है, तो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी में हमेशा डिक्रीमेंट होता है। देखिए बच्चे, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्विलिब्रियम, एंट्रोपी से क्वेश्चन तो आता ही रहता है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। स्पॉन्टेनियस का क्राइटेरिया क्या क्या है, स्पॉन्टेनियस को तो अच्छे से पढ़े। स्पॉन्टेनियस यदि आप पढ़े होंगे तो उसको क्या कहते हैं बच्चे, देखिए उसका डेफिनेशन हम आपको बोल के सुनाते हैं। द प्रोसेस विच हैज़ ए नेचुरल टेंडेंसी टू अकर। स्पॉन्टेनियस का हम अभी डेफिनेशन बता रहे हैं बच्चे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस विच हैज़ ए नेचुरल टेंडेंसी टू अकर इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन आइदर ऑफ इट्स ऑन और आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन। मतलब ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद किसी डायरेक्शन में हो, या तो खुद हो, अपने आप हो, उसको स्पॉन्टेनियस कहेंगे। नहीं तो हल्का इनिशिएशन है, हल्का इनिशिएशन आप दे दीजिए, उसके बाद खुद से वो लगातार होते रहे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जितना भी नेचुरल प्रोसेस होता है बच्चे, सभी इरिवर्सिबल, क्या है, इरिवर्सिबल। जैसे दिन रात होना, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है बच्चे, इरिवर्सिबल है। और स्पॉन्टेनियस अपने आप होता है, क्या दिन रात होने पर हमारा कोई कंट्रोल है, नहीं है बच्चे। द नेचुरल प्रोसेसेस टेक प्लेस ऑफ देयर ऑन इन वन डायरेक्शन ओनली। और नेचुरल प्रोसेस हमेशा एक डायरेक्शन में ही चलता है। तो स्पॉन्टेनियस का थोड़ा बहुत डिफिनेशन था, ऐसे ही धीरे धीरे हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इंट्रोपी। सबसे ज़्यादा इंट्रोपी किसका होगा, इस चारों ऑप्शन में तो हाइड्रोजन गैस का इंट्रोपी सबसे ज़्यादा होता है। जिसमें जितना ज़्यादा रेंडमनेस उतनी ज़्यादा इंट्रोपी, क्योंकि इंट्रोपी जानते हैं बच्चे क्या है, तो रेंडमनेस, डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को ही इंट्रोपी कहते हैं। डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होगा। 6 नंबर, एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड एट एब्सोल्यूट जीरो इज। ये क्वेश्चन पिछले बार पूछा भी गया था बच्चे, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर पे कितना होता है एंट्रोपी, तो जीरो होता है। कितना होता है बच्चे, जीरो। बी ऑप्शन ध्यान रखें।
7th नंबर, इंट्रॉपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यूनिवर्स का इंट्रॉपी क्या हो रहा है हमेशा, तो बढ़ रहा है। इंट्रॉपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ध्यान रखेंगे यूनिवर्स का जो इंट्रॉपी है ऑलवेज इंक्रीज होता है। ओके बच्चे, और एक आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस के बारे में पूछता है। आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस क्या कहते हैं, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को ही बच्चे, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा गया था कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। ओके बच्चे, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम आपको नीट का भी जो बच्चे तैयारी करते होंगे उसके लिए भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बताएंगे जो पूछा हुआ है या क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि यदि आप साइड से नीट का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको हेल्प मिले बच्चे। नीट से रिलेटेड कोई स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो बच्चे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं बच्चे, हम वहाँ पर आपसे बात करेंगे। कोई भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, नीट के लिए, नीट से संबंधित फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो, कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई टॉपिक का कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो बच्चे, आप हमें कमेंट कर सकते हैं बेझिझक बच्चे। ओके, नेक्स्ट नंबर, स्टैंडर्ड स्टेट मीन्स, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली 298 केल्विन और 1 एटीएम प्रेशर। 298 केल्विन मतलब जो रूम टेम्परेचर है हमारा 298 केल्विन, और प्रेशर कितना होना चाहिए 1 एटीएम को ही स्टैंडर्ड स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ इंट्रॉपी, इंट्रॉपी का यूनिट क्या है बच्चे, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इंट्रॉपी का यूनिट क्या है बच्चे, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, इंट्रॉपी क्या होता है, आप एक बहुत यही सुंदर मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट पढ़े होंगे, डेल्टा एस इजकल टू क्यू, मतलब हीट अपॉन टेम्परेचर। तो हीट का यूनिट क्या होता है बच्चे, जूल, हीट का यूनिट क्या होता है जूल, और टेम्परेचर का केल्विन, तो जूल केल्विन इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। एक मोल के लिए हमेशा करते हैं तो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। बहुत आसान है यूनिट निकालना अगर आपको उसका फॉर्मूला पता हो बच्चे। नेक्स्ट है थर्मोडाइनमिक्स डज नॉट डील विथ, थर्मोडाइनमिक्स किससे डील नहीं करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन। थर्मोडाइनमिक्स रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता नहीं है, वो थर्मोकेमिस्ट्री डील करता है। नेक्स्ट है इन जनरल फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर शुड बी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चे, स्पॉन्टेनियस। एक क्वेश्चन पिछले बार भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार लें आप, कहीं लिख ले और 2 से 4 बार इसको पढ़ ले, पूछा गया था, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जनरल फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जनरल किसी एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए वो अगर वो स्पॉन्टेनियस हो तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो लो होना चाहिए। किसी एक्सोथर्मिक प्रोसेस को अगर स्पॉन्टेनियस होना चाहिए तो जनरली उसका टेम्परेचर लो होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है 12th नंबर, विच इज़ नॉट स्टेट फंक्शन, इसमें से कौन स्टेट फंक्शन नहीं है, तो एंट्रोपी कोई स्टेट फंक्शन नहीं है। स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन आपको आना चाहिए बच्चे, इससे क्वेश्चन आता है प्रत्येक साल कि कौन स्टेट फंक्शन है, कौन पाथ फंक्शन है। जो स्टेट ऑफ द सिस्टम है बच्चे उसको 2 भाग में बांटा गया है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर देते हैं। स्टेट फंक्शन किसको कहते हैं, देखिए, दोज स्टेबल वेरिएबल दोज स्टेट वेरिएबल विच डिपेंड ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। स्टेट का मतलब होता है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही मात्र डिपेंड करे, ऐसा स्टेट वेरिएबल जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता हो, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ और मैकेनिज्म, कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, इस पर डिपेंड ना करे। इस प्रकार के वेरिएबल को, इस प्रकार के स्टेट को स्टेट फंक्शन कहते हैं बच्चे ध्यान रखिए कि ऐसा मतलब स्टेट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ, वेरिएबल का मतलब क्या, जैसे बच्चे हम इंट्रॉपी पढ़ेंगे, हीट पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे, टेम्परेचर पढ़ेंगे, ये सब वेरिएबल हुआ, तो जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता हो, ठीक, और वो किस प्रकार का पाथ फॉलो कर रहा है या किस प्रकार का मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो ना करे उसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। ठीक, दूसरा होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन देखिए बच्चे, पाथ फंक्शन है प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर तो डिपेंड करता ही हो, साथ ही साथ एज वेल एज, साथ ही साथ पाथ और मैकेनिज्म फॉलोड बाय द सिस्टम, किस प्रकार का पाथ फॉलो कर रहा है, किस प्रकार का मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, इस प्रकार के वेरिएबल को क्या कहते हैं बच्चे, पाथ फंक्शन। ओके, याद रखें पाथ फंक्शन का 2 ही एग्जांपल है, वर्क डन और हीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, यदि आप पाथ फंक्शन याद कर लिए हो तो स्टेट फंक्शन आसानी से याद हो जाएगा। आप पाथ फंक्शन याद करें क्योंकि पाथ फंक्शन में 2 ही है, वर्क डन, वर्क और हीट। वर्क और हीट क्या है बच्चे, पाथ फंक्शन है, ये पाथ फॉलो करता है, ठीक है, इनिशियल फाइनल पर डिपेंड करता है, ये साथ साथ किस प्रकार का पाथ फॉलो किया उस पर भी डिपेंड करता है, मैकेनिज्म पर भी डिपेंड करता है। तो फिर से बोल देते हैं, पाथ फंक्शन का एग्जांपल कौन का है, वर्क डन, जो वर्क डन और हीट है, वर्क डन और हीट जिसको क्यों भी कहते हैं बच्चे, ये है पाथ फंक्शन। इसके अलावा कोई एंट्रोपी हो गया,
टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब ध्यान रखे बच्चे, क्या है, स्टेट फंक्शन है। फिर से बोल देते हैं, सिर्फ आपको पाथ फंक्शन याद रखना चाहिए। पाथ फंक्शन का एग्जांपल कौन है, वर्क डन और हीट। वर्क डन और हीट ही है पाथ फंक्शन है, इसके अलावा सभी क्या है तो स्टेट फंक्शन है। ओके, तो देखिए बच्चे, इसमें से हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन स्टेट फंक्शन नहीं है, कौन जो है स्टेट फंक्शन नहीं है। तो वर्क के बारे में आपको पता है, वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है, ठीक। विच इज़ नॉट स्टेट फंक्शन, तो वर्क पाथ फंक्शन है, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा बच्चे। ये ऑप्शन यहाँ गलती है, डी नहीं हो सकता है, सी। इसलिए कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, यूट्यूबर बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाते हैं ऑनलाइन, वो एज इट इज़ ऐसे ही किसी भी गेस्ट पेपर को डिस्कस कर दिए, उनको नॉलेज ही नहीं है कि बहुत सारे आंसर गलत भी रहता है बच्चे। देखिए यही पकड़ा गया कि कौन सा आंसर गलत है, ठीक है। अगर ऐसे ही आप किसी का देख के जाते हैं और वो रिव्यू या उसको नॉलेज ना हो, बहुत सारे बच्चों को तो नॉलेज ही नहीं होता, बच्चे ऐसे ही पढ़ देते हैं अपना। उसका काम क्या है कि चलो हमारा व्यूज़ बढ़ गया, हो गया, बच्चा का गलती हो या सही हो उसको इससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन बच्चे हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, इसके अलावा भी नीट का टॉपिक हमने उसका बहुत सारा बार तैयारी किया है बच्चे, तो हमें उसका बहुत सारा नॉलेज है, ठीक है। आपको पता ही चल जाएगा, हमारे मतलब पढ़ाने के तरीके से ही पता चल जाएगा बच्चे, ठीक है। तो हम आपको एकदम सही करेक्ट आंसर बता रहे हैं, करेक्ट आंसर बता रहे बच्चे एकदम आंख मूंद के। जैसे यहीं पर बच्चे आंसर सी होगा, डी नहीं। कौन स्टेट फंक्शन नहीं है, विच इज़ नॉट स्टेट फंक्शन, तो वर्क। वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। इसके अलावा इंटरनल एनर्जी बताए थे कि वर्क और जो हीट है स्टेट पाथ फंक्शन है, वर्क और हीट पाथ फंक्शन है, इसके अलावा सभी क्या है, स्टेट फंक्शन है। ओके, तो ध्यान रखिए सी ऑप्शन सही है। 13 नंबर, कैलकुलेट द इंट्रोपी चेंज इन मेल्टिंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इफ लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम। कैलकुलेट द इंट्रोपी चेंज इन मेल्टिंग ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइस, तो लेटेंट हीट दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम। डेल्टा क्यू का हम आपको बताए थे, डेल्टा क्यू बराबर क्यू अपॉन डेल्टा एस, सॉरी डेल्टा एस होता है, इंट्रोपी क्या होता है बच्चे, क्यू हीट अपॉन टेम्परेचर, हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट आपको दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक। 0 डिग्री सेल्सियस को आप क्या कर सकते हैं, 273 केल्विन कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा बच्चे, करके देखें, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, इफ़ ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, अगर किसी लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन प्रोसीड विथ एब्जॉर्प्शन हीट। ऑब्वियसली लिक्विड को आप वेपर में बदल रहे हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, सही है। लिक्विड का क्या था बच्चे, मॉलिक्यूल पास पास था, वेपर का मॉलिक्यूल दूर दूर होता है, तो दूर दूर मतलब क्या, रेंडमनेस बढ़ गया तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा और क्यूपी क्यूबी से ज़्यादा होगा। ओके, तो ऑप्शन डी सही है, डी ऑप्शन सही है बच्चे। नेक्स्ट, इन विच केस रिएक्शन इज इम्पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है स्पॉन्टेनियसिटी के लिए, कि स्पॉन्टेनियसिटी का बच्चे पूछता है कि कब मतलब एकदम कौन पॉसिबल होगा कौन पॉसिबल नहीं होगा, आप पढ़े होंगे, उसी पर ये क्वेश्चन रिलेटेड है। इन विच केस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, सॉरी इम्पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर इम्पॉसिबल होगा, तो अगर डेल्टा एच ज़्यादा हो और डेल्टा एस लेस देन जीरो हो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा एस लेस देन जीरो हो, तो ये किसी भी टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके बच्चे, ये ध्यान रखिए, डेल्टा एच यदि पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन जीरो हो और डेल्टा एस अगर लेस देन जीरो हो, तो किसी भी टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। 2-3 और क्राइटेरिया हम बता रहे हैं, देखिए बच्चे, यदि डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव हो, टोटल डेल्टा एस क्या पॉजिटिव हो, डेल्टा जी सिस्टम यदि नेगेटिव हो, तो उसको क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ध्यान से सुने, डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा जी नेगेटिव, तो वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा एस नेगेटिव हो जाए और डेल्टा जी सिस्टम पॉजिटिव हो जाए तो वो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसको क्या कहेंगे बच्चे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और यदि डेल्टा एस टोटल जीरो हो जाए और डेल्टा जी सिस्टम भी जीरो हो जाए तो वो इक्विलिब्रियम, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। ओके बच्चे। नेक्स्ट 16 नंबर, इन विच केस ए रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस होगा। सीधे उसका उल्टा, जो नॉन स्पॉन्टेनियस इम्पॉसिबल का सीधे उल्टा कर दे बच्चे, तो डेल्टा एच लेस देन जीरो हो, डेल्टा एच लेस देन जीरो हो, डेल्टा एच लेस देन जीरो और डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, सीधे उसका उल्टा है बच्चे, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। 17 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा एस कब पॉजिटिव होगा, मतलब इंट्रोपी कब पॉजिटिव होगा, तो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। ऑब्वियसली आप ऑप्शन देख सकते हैं, सॉलिड मेल्ट कर रहा है, मतलब सॉलिड लिक्विड बन रहा है, तो बच्चे इंट्रोपी बढ़ेगा ही, सही है। सॉलिड को यदि बॉयल कर रहे हैं, कुछ सॉलिड है, मान लीजिए आइस सॉलिड स्टेट में हो, तो उसको अगर बॉयल करेंगे तो पानी बनेगा। सॉलिड का मॉलिक्यूल पास पास था और लिक्विड का मॉलिक्यूल दूर दूर होता है, तो इंट्रोपी बढ़ गया बच्चे, बी ऑप्शन भी सही है।
थर्ड है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेज, जैसे दो गैसेज को मिक्स करेंगे तो रेंडमनेस बढ़ेगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, तो वहाँ भी इंट्रोपी बढ़ेगा, एस बढ़ेगा, तो ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सबसे बड़ा यूनिट क्या है बच्चे, कैलोरी, क्या है बच्चे, कैलोरी। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, याद रखें, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, जबकि एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कौन बड़ा है, तो कैलोरी बड़ा है बच्चे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो छोटा यूनिट है, अर्ग तो सीजीएस यूनिट छोटा ही होता है। आसान आसान क्वेश्चन है, आपको समझाते जाते हैं बच्चे साथ साथ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे पहले सब्सक्राइब किए तो उनको धन्यवाद। आप देखें, अच्छे से देखें, समझें, कहीं कोई दिक्कत हो तो बच्चे ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट 19 नंबर, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट इज नॉन एज, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, उसको क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। अब आसान आसान है बच्चे, लेकिन क्वेश्चन आता है, बहुत बच्चों को ये सभी नहीं पता रहता है, तो थोड़ा बहुत आप ध्यान देखें। आइसो मतलब इक्वल होता है, थर्मल होता है टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर, द प्रोसेस इन विच प्रेशर इज कांस्टेंट, जहाँ प्रेशर कांस्टेंट उसको क्या कहते हैं बच्चे, आइसोबारिक प्रोसेस, उस प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे 21 नंबर, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है बच्चे। वॉल्यूम कांस्टेंट उसको क्या कहते हैं, आइसोकोरिक। ये तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है, आसान है, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और आइसोथर्मल। और एक एडियाबेटिक होता है बच्चे, आसान है। ए प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज नो हीट चेंज, जहाँ पर किसी प्रकार का हीट चेंज नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। उसको क्या कहते हैं बच्चे, एडियाबेटिक प्रोसेस। आपके पास यदि एक थर्मस नहीं आता बच्चे, देखेंगे स्टील जैसा थर्मस होता है, जिसमें बच्चे अपने अपने विचार से, कोई इसमें पानी गर्म रखते हैं, कोई इसमें चाय गर्म रखता है यूज करने के लिए, ठीक, कि बाद में उसको मतलब एक बार बना ले, बार बार उसको यूज़ करें तो गर्म ही रहे, तो उस प्रकार का यूज़ करते हैं। थर्मोस्टेबल जिसको कहते हैं बच्चे, थर्मोस्टेट, मग कहिए, जग कहिए, या बोतल कहिए बच्चे, मार्केट में अवेलेबल है। वो क्या करता है, हीट एक्सचेंज को, हीट को जाने नहीं देता, जो हीट रहता है उसको पकड़ के रखता है, तो क्या है, एडियाबेटिक कंडीशन वहाँ मेंटेन करके रखा जाता है। ओके, डी ऑप्शन सही है। चारों याद रखे बच्चे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल। आ सकता है क्वेश्चन, आसान आसान है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें से कौन है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। थोड़ा डेफिनेशन देख लें आप, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, साइज एंड मास, जो उस मैटर पे डिपेंड नहीं करता हो, मैटर से इंडिपेंडेंट हो, चाहे उसका कोई भी साइज हो, उसका कोई भी मास हो, उस प्रकार के प्रोसेस को, उस प्रकार के सिस्टम को क्या कहेंगे बच्चे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे डेंसिटी, देखिए बच्चे, डेंसिटी आप जानते होंगे, डेंसिटी लिक्विड का, मरकरी का, कभी न कभी पढ़े होंगे क्या होता है। ओके, मान लीजिए पानी, चाहे 1 लीटर पानी हो उसका डेंसिटी, और चाहे समुद्र का पानी हो उसका डेंसिटी। अगर मान लीजिए दोनों खारा पानी है, समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाले हम, और पूरा पानी समुद्र में है, तो दोनों का डेंसिटी अलग अलग होगा या बराबर होगा, तो दोनों का डेंसिटी बच्चे बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों समुद्र का ही पानी है। इस प्रकार को जो मैटर पे इंडिपेंडेंट हो, मैटर पे डिपेंड नहीं करता हो, उसको क्या कहते हैं बच्चे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर, टेम्परेचर को ही देख लें आप, टेम्परेचर क्या है बच्चे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये सब। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच आर डिपेंडेंट ऑफ मैटर, जो मैटर पे डिपेंड करता हो, ऐसा प्रॉपर्टी, सिस्टम का ऐसा प्रॉपर्टी जो मैटर पे डिपेंड करता है, उसके साइज और मास पे। जैसे साइज और मास को आप चेंज करेंगे तो उसका प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाए, उसको क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे बच्चे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मास, मास ले ले, वॉल्यूम ले ले, मान लीजिए आपके पास 1 kg का कोई ईटा हो, ईट हो, ब्रिक बचे, ब्रिक 1 kg का ब्रिक हो, ओके, आप उसको हाफ कर दे बीच से, तो बताइए, हाफ करेंगे तो उसका वेट भी हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस यही है, मतलब जिसके साइज को, मास या साइज या मास को यदि कम बेसी करने पर उसका प्रॉपर्टी यदि चेंज हो जाए, उसको क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव। और जो साइज या मास को अगर चेंज करने पर कम ज़्यादा ना हो, बराबर ही रहे, उसको क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद रखें, इंटेंसिव का बहुत बढ़िया एग्जांपल है डेंसिटी, टेम्परेचर, और एक्सटेंसिव का मास, वॉल्यूम। एक्सटेंसिव का हो गया एग्जांपल। ओके, इसमें से कौन पूछ रहा है हमको, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है बच्चे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ले ले, ग्लास के बारे में पढ़े होंगे, जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ते होंगे तो वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे फिक्स है, चाहे बड़ा ग्लास हो या छोटा ग्लास हो,
विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी बच्चे, साइज या मास से कम ज़्यादा नहीं होता है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 24 नंबर, इफ़ Q is heat supplied and W is work done on the system, then mathematically form of first law of thermodynamics is given by। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सबसे पूछ रहा है, क्या होता है, तो वर्क W डेल्टा U बराबर क्या होता है बच्चे, डेल्टा U बराबर Q प्लस डब्ल्यू, डेल्टा U बराबर Q प्लस डब्ल्यू, ये मैथमेटिकल फॉर्म है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का। 25 इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस क्या होता है, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स सेम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, कोई गैस है लेकिन आइसोथर्मल कंडीशन, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा फिर भी वो एक्सपेंड कर रहा है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी उसका सेम है। 26 नंबर देखिए बच्चे, फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स इज द लॉ ऑफ, ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ था 2020 में, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं, हमारा वीडियो भी अपलोडेड है बच्चे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज द लॉ ऑफ, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। 27 नंबर, द प्रोसेस इन विच ए सिस्टम कम्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड, ऐसा प्रोसेस जो कम्स टू इनिशियल पोजीशन, द्वारा अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है एक पूरा ऑपरेशन के बाद, मतलब कुछ समय के बाद, वो साइक्लिक प्रोसेस होता है। साइक्लिक प्रोसेस बच्चे, मान लीजिए कोई प्रोसेस यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ, यदि साइक्लिक प्रोसेस है तो दोबारा यहीं आके ख़त्म होगा, फिर से यहाँ से शुरुआत करेगा, इस प्रकार के प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, जानते हैं, आसान है। 28 द हीट गिवन टू द सिस्टम इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस इज गिवन टू, किसी सिस्टम में हीट अगर दिया जाए आइसोकोरिक प्रोसेस को क्या कहेंगे, डेल्टा यू। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट दिया जाता है उसको डेल्टा यू बोलते हैं बच्चे, ध्यान रखें। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन डेल्टा यू एंड डेल्टा एच, डेल्टा यू और डेल्टा एच के बीच में क्या रिलेशन है, तो डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा एच इजकल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ओके, इस वीडियो में बच्चे हम यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चे, ताकि हम आगे अपने आप में इम्प्रूव कर सकें, अपने वीडियोज़ में इम्प्रूव कर सकें, ताकि आपको भी कुछ बेनिफिटेड हो। ओके बच्चे, देखिए बच्चे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन का लाइन देख लीजिए, विद्या के समान दूसरा संसार में दूसरा कोई धन नहीं। ओके, सही बात है, विद्या के समान दूसरा में संसार में दूसरा कोई धन नहीं है। जो आदमी ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा विद्या है, विद्या मतलब क्या, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है बच्चे, वो बैठा नहीं रह सकता है, सही में ज़्यादा नॉलेज हो, चुराया हुआ नॉलेज नहीं, छापा हुआ नॉलेज नहीं। यदि नॉलेज है आपके पास तो दुनिया में आप कभी बैठे नहीं रह सकते हैं, यही सबसे बड़ा धन है। कहते हैं ना कि अगर आपका पैसा चोरी हो गया तो वापस आ सकता है, मतलब पैसा कोई चोरी कर सकता है, आपके पास कोई संपत्ति है वो चोरी कर सकता है, लेकिन आपका विद्या कोई चोरी नहीं कर सकता बच्चे, ज्ञान कोई चोरी नहीं कर सकता है। तो शिक्षित बने, अपने आसपास भी शिक्षा का माहौल जगाएं, आलख जलाएं, अपने छोटे भाइयों को, बहन को, जो भी है परिवार में सदस्य को, उनको भी पढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहें। खूब पढ़ें, खूब बढ़े बच्चे, और जो भी आपका मंजिल हो जीवन में, जो भी आपका एम हो, उस लक्ष्य के प्रति हमेशा आपको एक प्रकार से उसको हमेशा महसूस करें, देखते रहें कि हमको वहाँ तक पहुँचना है, भले ही टाइम लगेगा लेकिन वहाँ तक हमको पहुँचना है, चाहे जो भी करना पड़े, समय लगेगा बच्चे, लेकिन लक्ष्य पर से नज़र नहीं हटाए बच्चे, समय लगेगा, लक्ष्य पर से नज़र नहीं हटाएं। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, आपको मिलेगा, आपकी सफलता मिलेगा। तो प्लीज़ पढ़ते रहें, खूब पढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चे। एग्जाम से रिलेटेड हम नोटिफिकेशन डालते रहते हैं, क्वेश्चन कहीं से जुगाड़ होता है तो वो भी हम आपको बताएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं बच्चों। ओके, कोई इम्प्रूवमेंट हो, कोई फीडबैक हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।